दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से स्टॉक दबाव में है। क्या आने वाले समय स्टॉक में और गिरावट की संभावना बन रही है या फिर एक तरह से ये एक खरीदारी का मौका आ चुका है डिप में। यहाँ पे बाजार में भी आज गिरावट का माहौल था। इसके पीछे क्या रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आने वाले समय में टाटा का बहुत बड़ा टेंडर आ सकता है करीब 3 गीगावाट का। क्या सुजलॉन को उसका कुछ फ़ायदा होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज बाज़ार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स की क्लोजिंग 81,151 के स्तर पर रही, जहाँ पे गिरावट तो मात्र 73 पॉइंट की ही थी, यानी 0.090% की गिरावट। लेकिन हकीकत इससे कुछ उलट है। अब हकीकत यह है कि आज बाज़ार की सुबह शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हुई थी, करीब 81,770 के स्तर पे। क्लोजिंग फ्राइडे की 81,224 के स्तर पे थी। तो इस हिसाब से बाज़ार की शुरुआत ही लगभग 550 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई और उसके बाद बाज़ार में गिरावट का माहौल बना और इसने एक पूरी तरह से देखें तो एक माहौल बिगाड़ा, क्योंकि 81 के स्तर को आज तोड़ा और 80,811 तक लो में चला गया, जिससे आज मिड कैप और स्मॉल कैप की धुलाई हो गई और इसने पूरा माहौल बिगाड़ा। भले ही बाज़ार की क्लोजिंग तो ऐसे देखेंगे तो आपको कोई खास नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है आज वाकई में ऊपर के लेवल से, क्योंकि बाज़ार तेज़ी के साथ खुला था। और अब देखो कि ये जो गिरावट की संभावना जो बनी है उसमें आप देखिए निफ्टी 50 में तो मात्र 0.29% की गिरावट हुई है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.35% की बड़ी गिरावट थी। यहाँ तक कि निफ्टी मिड कैप 50 में 1.98% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है, यानी 2% के आसपास की गिरावट। निफ्टी मिड कैप में भी 1.66% की गिरावट थी और यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 1.72% की गिरावट थी। तो क्लियरली देख सकते हो कि आज भले ही निफ्टी 50 में आपको गिरावट कम दिखाई दे, लेकिन चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या फिर मिड कैप हो या स्मॉल कैप, बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है। और आज इंडिया वीएक्स भी 6.42% अपर था। तो क्लियरली बाजार के सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक है और बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, जिसका नतीजा रहा कि सुजलॉन का स्टॉक भी नीचे आया। तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 72.49 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 72.19 के आसपास थी। इंट्राडे में 72.77 का हाई भी बना, यानी बाजार ने साथ दिया तो तेज़ी बन जाती, लेकिन जैसे कि बाजार में ऊपर के लेवल से गिरावट शुरू हुई, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 70.30 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 70.60 के आसपास है, जहाँ पे 2.20% की गिरावट हो गई। तो बिल्कुल बाजार के दबाव का असर देखने को मिला। वैसे इतनी चिंता करने की बात नहीं, स्टॉक इस समय भले ही 70 के आसपास हो, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाजार ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो कि 8 अक्टूबर को ये इंट्राडे में 66 का लो बना चुका है और वहाँ से फिर इसने एक अच्छी खासी तेज़ी बदे एक बाउंस बैक देखने को मिला और दूसरे दिन ये सीधा 80 पे चला गया स्टॉक। उसके बाद अगर आप देखें तो 73-74 के आसपास काफ़ी समय तक रहा और ये क्लियरली देख सकते हो कि आपको यहाँ पे करीब 17 अक्टूबर तक इसके इंट्राडे की जो प्राइस है वो 75 के आसपास दिखाई देगी। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक उससे नीचे आ गया है, क्योंकि 18 अक्टूबर को जो है लगभग ये 72 के आसपास आ गया और आज आप देखो कि 70 के आसपास आया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि बाज़ार में गिरावट का माहौल। लेकिन ऑलरेडी जैसे कि हमने 8 अक्टूबर को 66 का लो देखा था, तो इसे अभी भी उस लेवल से तो काफ़ी पूरी स्टॉक है, यानी अगर थोड़ा और नीचे भी जाता तो वहाँ से खरीदारी अच्छी आ सकती है और स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है। अब स्टॉक के लिए बुलिश आउटलुक अगर देखें तो यहाँ पे आपको 3 बड़े रीजन दिखाई देंगे, जिसमें एक है कंपनी के पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 1166 मेगावाट का एनटीपीसी ग्रीन की तरफ से काफ़ी बड़ा इनको टेंडर मिला और ये आज तक का इंडिया के इतिहास का विंड एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा टेंडर है और आने वाले इसमें कंपनी इसको कंप्लीट करेंगे। करीब गुजरात के 30 लाख घरों को इससे बिजली सप्लाई की जा सके, इतना बड़ा टेंडर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस समय कंपनी की जो फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 16.84% के आसपास है। तो इससे क्लियरली समझ में आ कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, फाइनेंशियल सेहत अच्छी है और रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तीसरा है मार्केट के सेंटीमेंट। इस समय अगर आप देखें तो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर मार्केट बुलिश है
और आने वाले समय सरकार के सपोर्ट के दम पे ये सारे स्टॉक कमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बेरिश रीजन भी है, जिसमें आप देखें तो एनालिस्टों ने इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया। मॉर्गन स्टैनली ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पहले ओवरवेट की रेटिंग थी, उसको इक्वल वेट किया है। वैसे टारगेट 80 के आसपास है, तो थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरा यहाँ पे रीज़न बनेगा आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इश्यूज़, जिसमें आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कुछ यहाँ पे बदलाव किए जाते हैं पॉलिसीज़ का, उसका असर। इसके अलावा सेबी की तरफ से इनके ऊपर कुछ यहाँ पे इनको कमेंट किए गए। दोनों एक्सचेंज ने इनको नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि आपने अपने जो सेबी के रूल्स है उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें देख लो कि उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे थे मार्क डीसी डीलर की तरफ से। उसका जवाब देने में इन्होंने जो 2 दिन पहले नोटिस देना था एक्सचेंज को, दे नहीं पाए, सेम डे दिया। तो इसको लेकर भी कुछ प्रॉब्लम है, जो ये सिग्नल थोड़े से वीक दिखाई देंगे। इसके अलावा मार्केट की वॉलेटिलिटी भी इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव दिखाई देगा। इकोनॉमी की जो कंडीशन है इस समय वो भी मार्केट की ठीक नहीं है, सेंटीमेंट्स थोड़े बाजार के कमज़ोर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल आने वाले समय प्रदर्शन बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। कंपनी ने कुछ पॉजिटिव फैसले भी किए, जिसमें इन्होंने 440 करोड़ में अपनी पुणे की जो हेडक्वार्टर जो थी वो एसेट को इन्होंने सेल किया और उसी को फिर लीज पे ले लिया, जो काफ़ी कम रेंट में इनको फिर से मिला। और इसका इस्तेमाल इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने में किया। इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया, जिसके माध्यम से सोलर सेक्टर में इनकी एंट्री हो गई। तो ये सारे रीज़न पॉजिटिव है। अब आने वाले समय तेज़ी से सोलर सेक्टर में भी कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, GTRI की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया ने अपना गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2030 तक। अब इसमें अगर आप देखें तो सोलर सेक्टर का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंडिया का जो सोलर इक्विपमेंट का जो इस समय इम्पोर्ट हो रहा है वो $30 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो इससे समझ सकते हो कि लगातार जो इक्विपमेंट इंडिया में अभी नहीं बन रहे, बल्कि वो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे, जिससे आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इंडिया में न बने, इस सेक्टर के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर कोई भी ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करेगा और इसकी वजह से जो सरकार का गोल है वो अचीव होने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसका एक ही तरीका है कि सरकार PLI स्कीम के माध्यम से इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, जिससे जो सोलर सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही बने। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ असेंबल किए जाते हैं, चाइना से सीधे जो प्रोडक्ट लाके इंडिया में असेंबल किए जा रहे, और इससे आने वाले समय जो दबदबा है वो चाइना का बना हुआ है, कॉस्ट कम नहीं हो पाएगी। इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 15 गीगावाट के आसपास थी, तो 2024 तक 90.8 गीगावाट तक पहुँच चुके हैं सितंबर 2024 के हिसाब से। और ये देख सकते हो कि इसको तेज़ी से और आगे बढ़ाना तो सरकार को कुछ नए फ़ायदे देने पड़ेंगे। जो भी मैन्युफैक्चरर उनको PLI स्कीम के तहत लेना होगा, ताकि जो चाइना से इंपोर्ट है वो बंद हो और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो आने वाले समय सरकार का गोल आसानी से अचीव हो सकता है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी इस समय जितने भी उसके सोलर सेल्स मॉड्यूल्स वगैरह जो इस समय इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको रोके इंडिया में ही बनाना होगा, तभी उसको आने वाले समय सरकार अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरी कर सकता है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर करीब 3 गीगावाट के विंड टर्बाइन के टेंडर जारी करने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया की जो 4 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें आप देखें तो सीमेंस जेमेसा सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी नंबर 2 पे है। इसके अलावा यहाँ पे सैनिवियन इंडिया और एनीविजन इंडिया, ये 4 बड़ी कंपनियाँ जो देख सकते हो कि विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है, इनमें इनको टेंडर मिल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टाटा पावर एक ही कंपनी को ये पूरे बिड न देके वो जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुजलॉन को भी मिलने की संभावना। तो आने वाले इसमें 3 गीगावाट के एक साथ में नहीं बल्कि अलग अलग टेंडर जारी होंगे। तो काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी टाटा पावर का ये काम कंपनी को मिल सकता है, इनके पास अनुभव है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि सुजलॉन में निवेश करके रखे, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड्स क्या कह रहे देख ले, तो 1 डे के हिसाब से फिलहाल समरी सेल की रेटिंग दे रहा है और ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सेल की रेटिंग दे रहा है, यानी 1 डे के हिसाब से सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे समरी बाय की रेटिंग देता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे ऑस्किलेटर्स में सेल की रेटिंग है, लेकिन मूविंग एवरेजेस की रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाय की निकल के आ रही है। तो 1 वीक के हिसाब से सिग्नल बुलिश है और आने वाले समय फिर से तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।